अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ 25 मई के एहतजाज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त का सामना कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के मौजूदा लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल भी इसी समात से वाबस्ता है। 25 मई की समात में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकला बाबर अवान और फैसल चौधरी से कहा था कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से पूछकर बताएं कि वो इस्लामाबाद में किस जगह एहतजाज करना चाहते हैं, और वकला ने बताया कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करना चाहती है। और यही बात अदालत ने अपने उस दिन के हुक्मनामे के पहले सफ़े पर लिखी थी, मगर इमरान खान अपने कारकुनों को लेकर डी चौक की तरफ बढ़ गए और 26 मई की सुबह जिना एवेन्यू पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई की समात में कहा था कि तहरीक इंसाफ ने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। फिर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 5 हुकूमती इदारों से 7 दिन में 7 सवालों के जवाब मांगे थे और जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिख दिया था कि इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज देना बनता है। 1 जून से 13 अक्टूबर तक मामले की समात ही नहीं हुई और फिर 13 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, बाबर अवान और फैसल चौधरी से जवाब तलब किया था। इमरान खान ने अपने जवाब में कह दिया कि ना तो उन्हें अदालती कार्रवाई का पता था और ना ही अदालती हुक्मनामे का पता था, और दोनों वकला बाबर अवान और फैसल चौधरी ने जवाब में कह दिया कि ना तो वो इमरान खान के वकील थे और ना ही 25 मई को उनका इमरान खान से कोई राब्ता हुआ था। इसके बाद ये सवालात पैदा हो गए हैं कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं, इमरान खान को अदालती अहकामात का पता था या नहीं, असद उमर या तहरीक इंसाफ के किसी और रहनुमा तक अदालती हिदायत पहुंची थी या नहीं, बाबर अवान और फैसल चौधरी ने अदालत को गुमराह किया या नहीं, और आइंदा किसी भी केस में समात के लिए क्या अदालत को खुद इमरान खान को बुलाकर यकीन दहानी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाद में कह देते हैं कि मुझे पता नहीं था और जो वकील है वो मेरा वकील नहीं था। ये और इससे जुड़े मजीद अहम सवालात के जवाबात सुप्रीम कोर्ट तलाश कर रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समात हुई है और चीफ जस्टिस उमरता बदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब कर ली है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी शामिल हैं। और आज की समात में एहसन बूंद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बताया कि बाबर अवान और फैसल चौधरी को नोटिस जारी किए गए थे, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने निमाज दिए कि अदालत ने नोटिस नहीं किए थे, सिर्फ जवाब मांगे थे, उन जवाबात का जायजा बाद में लेंगे, पहले हुकूमती वकील का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए वक्त मांगा है, इमरान खान ने किसी भी यकीन दहानी से लाइल्मी जाहिर की है, इमरान खान ने अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी। फैसल चौधरी के मुताबिक हिदायत असद उमर से ली थी और उनका इमरान खान से राब्ता नहीं हो सका था। बाबर अवान के मुताबिक इमरान खान का नाम किसी वकील ने नहीं लिया था। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि 25 मई को पहले और दूसरे अदालती हुक्म में कितनी देर का फ़र्क है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहला हुक्म दिन 11 बजे दिया गया, दूसरा हुक्म शाम 6 बजे दिया गया था। चीफ जस्टिस ने निमाज दिए कि दोनों अहकामात के दरमियान का वक्त हिदायत लेने के लिए ही दिया गया था, अदालत को नहीं बताया गया था कि हिदायत किससे ली गई है। अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया, इस बात की वजाहत तो देनी ही पड़ेगी। अदालत ने बाबर अवान और फैसल चौधरी पर एतमाद किया था, दोनों वकला ने भी नहीं कहा कि उन्हें हिदायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाते हुए रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को अदालती हुक्म का कैसे इल्म हुआ, यकीन दहानी तो पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से कराई गई थी और पीटीआई की आला क़यादत का आगाज़ इमरान खान से ही होता है। हमसे अब इमरान खान ने तफसीली जवाब का वक्त मांग लिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई ने 2014 में भी एनओसी की खिलाफ वर्जी की थी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पर शर्मनाक कहने पर तौहीन अदालत का केस चला था। 2 बार इमरान खान इलेक्शन कमीशन से भी माफी मांग चुके हैं। अदालत कई बार तहम्मुल का मुजाहरा कर चुकी है। चीफ जस्टिस उमरता बदियाल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस माजी के मुकदमात से मुख्तलिफ है। एहसन बूंद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि फैसल चौधरी ने अदालती हिदायत पर बाबर अवान से राब्ता किया था। अदालत ने हुकूमत को वकला की इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। हुकूमत ने वकला की इमरान खान से मुलाकात का बंदोबस्त ही नहीं किया। 20 मिनट इंतजार करके वकला ने मीडिया से गुफ्तगू की और चले गए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर वकला का राब्ता नहीं हुआ तो यकीन दहानी किसकी तरफ से कराई गई। एहसन बूंद ने जवाब में कहा कि हुकूमत ने मुलाकात की सहूलत ही नहीं दी, हिदायत कैसे लेते। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि क्या वकला की किसी सीनियर लीडर से बात नहीं हुई थी, आजकल फोन मौजूद हैं, क्या टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं किया गया था। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से मुकालमा करते हुए कहा कि फैसल चौधरी साहिब परेशान ना हो, आपको कोई नोटिस नहीं किया है। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि तौहीन अदालत के नोटिस से ज्यादा अपने करियर की फिक्र है। फैसल चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि 25 मई की समात 4 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहले हिस्से में जिला इंतजामिया को बुलाया गया था, 12 बजे मुझे अदालत में बुलाकर राब्ते की हिदायत की गई थी। इमरान खान सफर में हो तो जैमर्स साथ होते हैं, उस वक्त क़यामत का समा था, अदालत ने भी सूरत हाल का नोटिस लिया था।
था। बाबर एवान से राब्ता हुआ तो उन्हें अदालती कार्रवाई से आगाह किया था। असद उमर के साथ मेरा राब्ता हुआ और उन्हें आगाह किया। चीफ जस्टिस ने इस मरहले पर सवाल किया कि क्या असद उमर राब्ते के वक्त रैली में नहीं थे? तस्वीर के मुताबिक तो असद उमर रैली में थे, जैमर्स थे, तो असद उमर से राब्ता कैसे हुआ? फैसल चौधरी ने जवाब में बताया कि उस वक्त अदालत का हुक्म नहीं आया था। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि अगर एक बार असद उमर से राब्ता हुआ तो दूसरी बार अदालत का हुक्म आने के बाद क्यों नहीं हो सका? इसीलिए 26 मई के हुक्म में कहा था कि पीटीआई ने अदालत के एतमाद को ठेस पहुंचाई। चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से सवाल किया कि असद उमर का ओहदा क्या है। फैसल चौधरी ने जवाब में बताया कि असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। अदालत के साथ गलत बयानी नहीं करूंगा। असद उमर से राब्ते के वक्त अदालत का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अदालत वकील की बात का एतबार ना करे? अगर राब्ता नहीं हो सका था तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया था? अदालत ने पीटीआई की यकीन दहानी पर हुकूमत को हिदायत दी थी। वुकला को H9 ग्राउंड में मौजूद होना चाहिए था। रात 10 बजे तक तो आग लग चुकी थी। क्या अदालत अब इमरान खान से पूछे कि क्या हुआ था? इस मौके पर एहसन भून ने जवाब में कहा कि अदालती हुक्म में वक्त ही 10 बजे का था। राब्ता ना होने पर ही अदालत ने क़यादत से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। इमरान खान से मुताल्लिक जवाब सलमान अकरम राजा देंगे। इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए सहूलत देने का हुक्म बिला वजह नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत वुकला को केस में फरीक नहीं बनाना चाहती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि वुकला ने कभी नहीं कहा था कि क़यादत से राब्ता नहीं हुआ था। वाज़े यकीन दहानी पर अदालत ने वुकला पर एतमाद किया था। जलसे के मकाम के हवाले से सिर्फ H9 ग्राउंड का कहा था। अदालत को बताया गया था कि H9 जाने वाले रास्ते बंद हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने पीटीआई क़यादत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अदालती हुक्म पर हुकूमत ने रुकावटें हटा दी थी। एहसन बोन ने इस मरहले पर कहा कि वुकला के पास जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं था कि पीटीआई की आला क़यादत से राब्ता करें। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि गाड़ी या जहाज ना होना सिर्फ बहाने हैं। अदालत को यकीन दहानी करवाकर बहाने नहीं किए जाते। सुप्रीम कोर्ट का वकील होना एक एजाज है। असद उमर से दूसरी मरतबा राब्ता कैसे नहीं हो सकता था? अदालत ने पहले अमलाक को नुकसान ना पहुंचाने का कहा था। H9 से आगे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2 वुकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं की जा सकती। फैजाबाद धरने के दौरान एम्बुलेंस में लोग मर गए थे। क्या आपने फैजाबाद धरना केस में जस्टिस फाइज ईसा का फैसला पढ़ा है? वो सियासी कायदीन जो आईनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को 2 काबिल वुकला ने गुमराह किया है। अदालत ने इसके बाद इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा को रोस्टम पर तलब कर लिया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इमरान खान के मुताबिक उन्हें किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं था। इमरान खान ने अदलिया के एहतराम का भी जवाब में जिक्र किया है। अदालत इस केस में बहुत तहम्मुल से काम ले रही है। अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। 25 मई के वाकयात पर एक जज अपने हुक्म में कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इमरान खान को फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। इमरान खान का जवाब उनके दस्तखत के साथ होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बाबर एवान और फैसल चौधरी को मुखातिब करके मुकालमा किया कि अदालत से जो भी बात करें वो सच पर मबनी होनी चाहिए। अगर कोई मसला हो तो अदालत को फौरी आगाह करना चाहिए। जो कुछ 25 मई के दिन हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हफ्ते को आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करेंगे। इसके बाद अदालत ने इमरान खान के वकील को तमाम वीडियोस भी फराहम करने की हिदायत की और इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब करते हुए हफ्ते तक जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट जिन सवालों के जवाब तलाश कर रही है उन पर भी एक एक करके बात करेंगे, मगर पहले आपको इमरान खान के उस जवाब के बारे में बताते हैं जो उन्होंने 2 दिन पहले 25 मई के वाकयात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है। इमरान खान ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 25 मई को उनके वुकला ने अदालत में क्या कहा इसका उनको पता ही नहीं है। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है, मुझे ऐसे किसी भी बयान या यकीन दहानी का पता ही नहीं है जो 25 मई से मुतालिक इस अदालत के सामने मेरे या तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के इमा पर कराई गई हो। ना ही मुझे 25 मई की शाम 6 बजे जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और उससे मुतालिक तफसीलात का पता है। मैं इस मौजूद अदालत का बेहद एहतराम करता हूँ और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जानते बूझते इस अदालत को कराई गई किसी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करूँ या इस अदालत के किसी हुक्म को मानने से इनकार करूँ। इसके अलावा अदालत में तहरीक इंसाफ के वुकला ने भी कह दिया है कि वो तो इस केस में इमरान खान के वकील ही नहीं थे। बाबर एवान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने जवाब में कहा है कि 25 मई को जो समाअत हुई उसमें इमरान खान का जिक्र ही नहीं था। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का जिक्र था जिससे राब्ता ही नहीं हो सका था। जबकि फैसल चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत सुनने के लिए बैठे थे। अदालत ने उन्हें तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता करने का कहा जिस पर उनका और बाबर एवान का असद उमर से राब्ता हुआ था। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नए सवाल पैदा हो गए हैं, हक़ाइक़ की रोशनी में उनका जायज़ा लेते हैं। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था, लेकिन उसी दिन शाम 7:38 पर इमरान खान का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने डी चौक आने की बात की। यानी ये बयान अदालती फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद का है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हवाला देकर इमरान खान ने बात की।
सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद इमरान खान को यह सब पता चल चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और एक हुक्मनामा आ चुका है। इससे यह हकीकत साबित हो जाती है कि इमरान खान से रब्ता करना मुमकिन था, क्योंकि अगर इमरान खान तक अदालती हुक्मनामे की खबर पहुंच सकती थी तो यकीनन उनसे हिदायत लेने के लिए वकला भी रब्ता कर सकते थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उनका तो अपने भाई फवाद चौधरी से भी रब्ता नहीं हो सका था, जो मंगला पुल पर फंसे हुए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी का मीडिया से तो रब्ता हो रहा था और फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर भी टीवी पर आकर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं। यानी रात 10 बजे फवाद चौधरी टेलीविजन पर बात करने के लिए दस्तयाब भी थे और वो अदालती फैसले की खिलाफवर्जी की बात भी कर रहे थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में एक और मौका अख्तियार किया है और कहा है कि जब उनका फवाद चौधरी से रब्ता नहीं हुआ तो उन्होंने बाबर एवान से रब्ता किया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, और वहाँ से फिर असद उमर से रब्ता किया गया और उन्हें अदालती कार्रवाई से आगाह कर दिया गया था। लेकिन यहाँ आकर मामला संगीन हो जाता है, क्योंकि असद उमर कंटेनर पर इमरान खान के साथ थे। अगर असद उमर से रब्ता हो सकता था तो इमरान खान से भी रब्ता हो सकता था, लेकिन यहाँ वकला ने सिर्फ असद उमर का नाम लिया। और आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने भी बार बार पूछा कि अगर एक बार असद उमर से रब्ता हो गया तो अदालती फैसले के बाद दोबारा असद उमर से रब्ता क्यों नहीं किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि असद उमर से भी मीडिया का रब्ता हो गया था और उन्होंने 25 मई की रात 11:53 पर भी टीवी पर आकर बताया कि मैं कंटेनर में बैठा हूं और मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यानी टीवी चैनल का रब्ता भी हो गया और असद उमर का इंटरव्यू भी हो गया, मगर वकला का दोबारा असद उमर से रब्ता नहीं हो सका। असद उमर की बात माने तो उन्हें 25 मई की रात तकरीबन 12 बजे तक भी नहीं पता था कि अदालत ने क्या हुक्म दिया है। तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इमरान खान के अलावा कौन है जिससे बात करके वकला ने अदालत को H9 पार्क में जलसा करने की यकीन दहानी कराई थी? क्या इमरान खान को बचाने के लिए वकला को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? दूसरा संगीन पहलू यह है कि असद उमर के बकौल उन्हें तो रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पता नहीं था, लेकिन इमरान खान शाम 7:38 पर बता चुके थे कि उन तक अदालती हुक्मनामा पहुंच चुका है। और अब वो अदालत के सामने अपने जवाब में ये कह रहे हैं कि उन्हें ना तो अदालती कार्रवाई का कुछ पता था और ना ही अदालती हुक्मनामे का कुछ पता था। यानी हमेशा की तरह इमरान खान ने मुझे नहीं पता कहकर अपने कंधों से जिम्मेदारी उतार कर वकला के जरिए असद उमर पर डाल दी है। वकला असद उमर का नाम भी ले चुके हैं और अब ये भी कहने पर मजबूर हैं कि उनका किसी से रब्ता ही नहीं हो रहा था, असद उमर से भी दोबारा नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट आज ये पूछ रही है कि अगर किसी से रब्ता ही नहीं हुआ था तो अदालत को यकीन दहानी कैसे कराई गई और किसके कहने पर कराई गई, यानी अदालत को गुमराह किया गया। ये सारे तजादात सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और अदालत ने इसी लिए नाराज़गी का इजहार करते हुए बराह रास्त इमरान खान से जवाब भी तलब कर लिया है। इस पर बात करने के लिए हमने दोनों वकला को, असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को दावत दी, मगर वो नहीं आए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुर्रम दस्तगीर साहब। गुजरावाला से इमरान खान का काफिला गुजरा है, शहर है खुर्रम दस्तगीर साहब का। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बाकायदा दावा कर रही है अब तहरीक इंसाफ के, तो GT रोड की पार्टी रह गई थी नून लीग, अब GT रोड भी इनसे गया। जितना इमरान खान साहब उनका दावा है कि क्राउड पुल कर रहे हैं और GT रोड से गुजरकर जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो अब आपके हाथ में GT रोड भी नहीं रहेगा। पहले तो इससे पहले कि हम सियासत की बात करें, लेकिन ये कातिल मार्च जो है जहाँ से गुजर रहा है जाने ले रहा है। आज भी एक नौजवान समीर नवाज़ की हलाकत हुई है क्योंकि तहरीक इंसाफ का कंटेनर रॉन्ग साइड से सड़क पर जा रहा था और उनके मोटरसाइकिल को उसने टक्कर मारी और समीर नवाज़ की हलाकत हो गई। और इस वक्त एक और नौजवान जो है वो उस्मान, वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। तो इससे पहले आपको मालूम है सदफ़ नईम को कुचल दिया इस कंटेनर ने, और पहले हसन अली इनके जो है ट्रक से गिरकर हलाक हो गए। तो ज़्यादा तो हमें दुख इस बात का है कि ये मार्च जो रींग रहा है और 4 दिन से गुजरांवाला ज़िला में आधा आधा शहर करके वो गुज़र रहे हैं, तो इसकी जो सियासी असल जो ताकत है वो उसका फ़ैसला इस्लामाबाद में होगा। GT रोड पर तो इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम है, इतना क्राउड पुल करके भी नाकाम है। आप और क्या साबित करें इमरान खान साहब जिसकी वजह से आपके लिए कामयाबी का पैमाना होगा? जी नहीं, ये देखिए, ये तो जो GT रोड पे इनका हाल हुआ है कि ये समझे असर से मगरिब तक का रेंगता हुआ फरलांग मार्च हम कह सकते हैं कि एक दिन में 1 फरलांग का फासला तय करता। तो ये फरलांग मार्च जो है इस पे मुख्तलिफ जगहों से अपने बंदे लाकर कोशिश हो रही है ये दिखाने की। तो दावा तो जो मर्जी कर लें आपके जी जो होगा, लेकिन गुजरांवाला ख़ास तौर पे 2018 में
जो जिस बदतरीन तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया था और रिगिंग की गई थी, गुजरांवाला 2018 में भी मुकम्मल तौर पर कौमी और सूबाई असेंबली मुस्लिम लीग नून के हाथ में था। तो जब वो इतने मुश्किल तरीन हालात में गुजरांवाला के वोटरों ने मोहम्मद नवाज शरीफ को चुना, तो आने वाले दिनों में तो अल्लाह ताला करम करेगा। अक्टूबर 2023 के इंतखाबात में एक दफ़ा फिर गुजरांवाला नवाज शरीफ का किला साबित होगा। मगर उस वक्त नवाज शरीफ के हाथ में बयानिया था ना, और बयानिया ये था कि मुझे क्यों निकाला, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था। अब तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनका बयानिया है। अब ज़ाहिर है बेशक दोनों की बुनियाद अलग थी, मगर बयानिया तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही है उनका भी, उनका क्राउड रिस्पॉन्ड भी कर रहा है उनको। नहीं देखिए ना, ये कौन सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान है। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरा इख्तियार था, इख्तियार नहीं था, सुबह कहते हैं इख्तियार था, शाम कहते हैं इख्तियार नहीं था। भाई इख्तियार नहीं था तो आपने DGI की कैसे तब्दीली करवा ली थी अपने दौर में, और बेशुमार इस तरह की हरकतें हुई जिसमें ये कहते हैं। तो ये एक हवस इक़्तिदार में लुथड़ा हुआ कातिल मार्च है जो अब गुजर रहा है हमारे सामने से। 4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन भी गुजरांवाला ज़िले में रहेगा। तो अगर एक ज़िले में 5-5 दिन लगाने हैं तो हमारा तो ख्याल है कि जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेगा वैसे ही 12 अगस्त 2023 आ जाएगा। ऐसा मगर जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उसमें अब राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस बात की मंजूरी मिले कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनके पास अपने दिफा के लिए वेपन्स होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कह रहे हैं कि जी हम तो लेकर आएंगे, लाइसेंस असला होगा, अपने दिफा के लिए होगा, तो ये खूनी ना हो जाए। इसको कैसे फिर यकीनी बनाया जाएगा? हुकूमतों को कोई सूट तो नहीं करता है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी पर भी डाल दें, मगर सूट तो नहीं करता है कि खुदा न ख्वास्ता लाशें गिर जाएं, खूनी मामला हो जाए। देखिए हमारे पास एक तो आइन के तहत जो पुरअमन एहतजाज का हक अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन उस पर जो फैज़ाबाद धरने की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसने हदूद क़यूद मुकर्रर कर दी हैं कि आप एहतजाज के नाम पर क्या कर सकते हैं। तो अगर तो इमरान खान साहब फैज़ाबाद जजमेंट की हदूद में रहते हैं तो इस्लामाबाद आएँ, पुरअमन से बैठें, हमारे पर जितनी मर्जी उनकी तनकीद करना चाहते हैं वो करें। लेकिन मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि उनका रिकॉर्ड तशद्दुद का है। जब वो धरने में आए थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी, उनको ज़ख्मी किया, और उसके बाद बुलडोज़र लेके पार्लियामेंट के जंगले को गिराया, डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्जा किया। और जो चीज़ नज़रों से ओझल हो जाती है, 2016 अक्टूबर में इसी तरह एक आर्मी चीफ की तकर्री से पहले खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए इमरान खान इस्लामाबाद पर इन्हीं दिनों में 30 या 31 अक्टूबर को हमलावर हुए थे, और हमने उन्हें पसपा किया था अटक पुल के ऊपर। तो उनका रिकॉर्ड तो तशद्दुद का है। तो अगर हम ये एहतियात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के शहरियों की जान, माल और औलाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सफारत खानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइनी इदारों के मरकज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो उसके लिए अगर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसके अंदर हमेशा एक तशद्दुद की बुनियाद जो है वो एक अंडर टोन हमेशा रहती है कि अगर ये ना हुआ तो मैं ये कर दूंगा। तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। साहब आप एक तो तरफ तो ये कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ आपकी पार्टी कहती थी कि जब पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम करने जा रही थी तहरीक इंसाफ की, ये गलत है, ये तो आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटने के बराबर है। हालांकि 2018 से पहले पीका ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए थे, और पीका का कानून उस वक्त आप लोग लेकर आए थे और कहते थे कि नहीं जी ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ नहीं है, मगर हमने देखा उसका मिसयूज़ हुआ। तहरीक इंसाफ और सख्त करने जा रही थी, आप लोगों ने मुखालफत की। अब एक दफ़ा फिर काबीना से मंजूरी हो गई है कि सोशल मीडिया पर जो बात होती है इदारों के खिलाफ, उस पर क्रैकडाउन के लिए राना सनाउल्लाह साहब कह तो रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय पर कलगने हुई तो हम इसको वापस ले लेंगे, मगर एक दफा जब चीज हो जाती है फिर उसका किस तरीके से मिसयूज होता है। आप जिसके खिलाफ खड़े थे वही काम करने जा रहे हैं। जी मैं तो ज़ाती तौर पे उसके सख्त मुखालिफ था जो इमरान खान साहब ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और काबीना में भी मैंने इसकी मुखालफत की है, और मेरी इस्तदा होगी। वज़ीर आज़म चीन से तशरीफ़ ला रहे हैं वापस, आज किसी वक्त आ जाएंगे। मेरी उनसे सदा होगी कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि जो 2017 का पीका कानून है उसके अंदर तो तमाम जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के शहरी को हासिल है उसको यकीनी बनाया गया था। तो हमें उस आइन के तहफ़्फ़ुज़ को कायम रखना है, क्योंकि असल जो जंग है वो ये नहीं है कि इमरान खान सड़क पर है या नहीं है। असल जंग ये है कि पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी होगी या नहीं, और उसके नतीजे में 2023 अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात सही मानों में साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक होंगे या नहीं। असल जंग वो है। यानी ये आप कह रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म से कहेंगे ये जो मामला चल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, आप इसकी बात करेंगे? मेरी इस्तदा होगी कि
आर्जी तौर पर किए गए ऐसे इकदाम जो हैं शायद उस वक्त तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर जो मेरी पार्लिमानी जो मुझे गुजरांवाला के वोटरों की मेहरबानी से एक तजर्बा हुआ है वो ये है कि आर्जी मकासद के लिए की गई कानून साजी हमेशा तबाहकुन साबित होती है। तो मेरी इस्तदा आपके तवस्सुत से भी है और मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करूँगा कि इसको नाफिज़ुल अमल ना किया जाए, ताकि पाकिस्तान में जो शख्सी आज़ादी है, जो आइन के तहत आज़ादियाँ हमें हासिल हैं, जिसके अंदर कदगने भी हैं, जिसके अंदर एक हदूद और कयूद भी हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की वजह से, उनकी मौजूदगी में हमें उस पर कायम रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ये सारा मामला जा किस तरफ रहा है इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान का काफिला अब अगले हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेगा, अभी भी एतमाद का इजहार कर रहे हैं। मामला क्या है? मुजीबुर रहमान शामी साहब, आसमा शरारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, क्या अभी भी गेम ऑन है? खान साहब कह रहे हैं कि जी हम अपने वक्त पर पहुंचेंगे, ज़ाहिर सुस्त रवि ज़रूर है, मगर तहरीक साहब ये दावा कर रही है कि अब तो हम जीटी रोड भी ले गए हैं, जीटी रोड की पार्टी रह गई थी नून लीग। आप समझ रहे हैं गेम ऑन है, अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है? देखें, इमरान खान साहब हर रोज़ अपना बयान बदलते हैं, तो अब तो उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा मार्च जो है वो 10 महीने तक जारी रह सकता है। इसका मतलब ये है कि जब इस्लामाबाद वो पहुंचेंगे तो वहाँ डू और डाई की कैफियत नहीं होगी और वो अपना मार्च जो है उसको मुलतवी भी कर देंगे और फिर कहीं सिंध का रुख कर लेंगे, केपी का रुख कर लेंगे। गोया एक इलेक्शन कैंपेन वो चला रहे हैं। वो जो उन्होंने मारा मारी थी और जो खौफ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तसादुम होगा, वो तो मेरा ख्याल अब वो ख़तरा तो टलता जा रहा है, क्योंकि खान साहब जो हैं अब ऐसी बात कर नहीं रहे हैं। अब तो बस एक मश्क को जारी रखे हुए हैं, अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। अब उसके जो उनके लोग हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनके उम्मीदवार हैं, वो उनके रिसोर्सेज इसमें लग रहे हैं। अब वो एग्जॉस्ट होंगे या एक नया हौसला उनको मिलेगा, ये देखने की बात है। लेकिन अब वो अपनी ये मूवमेंट जो है वो जारी रखेंगे। गोया उन्होंने फैसला किया है कि अब सड़कों पर ही रहना है, हुकूमत को भी चैन नहीं लेने देना और ख़ुद भी चैन नहीं लेना। अस्मा, हुकूमत एक कॉन्फिडेंस का इजहार तो कर रही है, मगर इस्लामाबाद में क्या एग्जैक्टली यही एतमाद है या फिर कंसर्न है हुकूमत के कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, गेम अभी भी ऑन है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है ये कि एक आसाब की जंग थी जी, ये आसाब की जंग थी और आसाब की जंग में अगर आप देखें आज के इमरान खान साहब के बयान से, तो इमरान खान साहब अपने बयान पे पीछे हटे। जो 10 महीने का कहना और फिर कहना कि हम पहुंचेंगे तो ये तहरीक इलेक्शन तक जारी रहेगी, इसका मतलब है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि उनको 12 महीने लग सकते हैं, यानी 1 साल इंतखाबात के लिए, और तब तक वो सड़कों पे रहेंगे। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो मैसेज गया, जो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया और जो उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या DGISI की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, उसने इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा जो है वो शैटर किया है। और जो बिहाइंड द डोर्स एक कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात की बात होगी, उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर जो है वो कांटा लग गया। उस कांटे लगने के बाद इमरान खान साहब के जो पास बंद गली में वो चले गए, तो अब उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन बनता है कि वो आएँ और आके या तो फिर वो एक्सट्रीम स्टेप ले लें, यानी कि वो रेड जोन में आ जाए, वो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करें, जो कि कहा जाता है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यकीन दहानी उनको करवानी है। वो ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो मेरा ख्याल है आज का जो उनका स्टेटमेंट था वो उन्होंने एक CBM दिया है और उस CBM का जो को हुकूमत गौर से सुनेगी और सुन सकती है, और चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ये बात वहाँ पर भी आ सकती है। मगर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आसाब की इस जंग में हुकूमत पीछे नहीं हटी, मगर इमरान खान साहब पीछे हटे हैं। और शामी साहब, खान साहब ये जो तासुर दे रहे हैं, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से गैर आइनी मुदाखलत का मुतालबा करते हैं, ये भी कहते हैं कि मेरा साथ दो, फिर ये भी तासुर देते हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, और ज़ाहिर है उनका जो सपोर्टर है वो दोनों ही मामला बाय कर लेता है। ये भी सस्टेनेबल है या फिर नए आर्मी चीफ की तकरीरी के बाद ये भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा? देखें, अभी तो अपने जो मद्दा हैं और उनका जो हल्का बगोश है उनको वो लारे लगा रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, मगर उनको कुछ मिल नहीं पाया और उनकी जो मुखालिफ ताकतें हैं वो अपनी जगह खड़ी हैं।
यानी हुकूमत ने तो सख्ती के साथ दरवाजे बंद कर लिए हैं। राना सनाउल्लाह तो कह रहे थे माजरत करें, फिर उसके बाद बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने लंदन से छक्का लगा दिया कि किसी सूरत में कुछ भी हो जाए खान साहब से मुज़ाकरात नहीं होंगे, और एस्टेब्लिशमेंट से भी उनको कोई मदद नहीं मिल सकी। उन्होंने जो भी जोर लगाया है और जो भी उनका बयानिया है और जितना भी उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और हुकूमत ने कोई अफरा तफरी में कोई इकदाम भी नहीं किया। अब तो लगता है कि अपने वक्त की रफ्तार जो है वही होगी जो होनी चाहिए, और जो आर्मी चीफ की तकर्री होगी उसके बाद भी कोई हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जो उनके लिए साजगार हों। उनको अपने बल पर सियासत करनी होगी, अपने पत्ते खुद फेंटने होंगे, अपना मुकद्दर खुद संवारना होगा। अब कोई उनके काम आने से रहा और कोई उनके लिए अब कोई ऐसी सूरत नहीं होगी जो पहले हो गई थी कि सब कुछ उनके लिए तय हो जाता था और लोग उनके रास्ते में खड़े थे और उनके इशारे अबरू पर जुम्बश कर रहे थे और इख्तदार उनके करीब से करीब तर आता जा रहा था। अब तो जो कुछ भी करना है उन्हीं को करना है, किसी दूसरे को नहीं करना। और असमा इस वक्त ज़ाहिर इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी नजर आती थी वो ये कि मौजूदा आर्मी चीफ पर भी दबाव डाला जाए और जो भी नई तकरूरी हो उसको भी पहले ही प्रेशर में रखा जाए। आपके ख्याल में ये सस्टेनेबल होगा? एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो अपने आप को वो बताने की भी कोशिश करते हैं और फिर ज़ाहिर मुदाखलत का भी मुतालबा करते हैं अपने हक में। जी बिल्कुल, ये तो बहुत तजाद है, यही तजाद है जिसको कि हम बताने की कोशिश भी करते हैं कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं और न्यूट्रल ना रहें, और दूसरी तरफ आप जो है वो मुतालबात भी कर रहे हैं कि आपके से पूछ के तकर्री की जाए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का असल एम जो है वो अहम अपॉइंटमेंट है जो कि हुकूमत ने करनी है, और हमारी इत्तलात ये है कि अगले एक हफ्ते के अंदर जो कि प्रोसेस शुरू हो गया है, समरी अभी नहीं गई मगर डिस्कशन में है और बातचीत हुई है, और हमारे पास बड़ी ऑथेंटिक इसके बारे में इत्तलात भी है कि बातचीत हुई है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में और पीडीएम की क़यादत के बीच में भी। और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर चाइना के बहुत अहम दौरे से आए हैं, आ रहे हैं, और वो गए भी किसी एश्योरेंस के साथ ही थे, क्योंकि जाहिर है चीन को भी अगर अहम मामला करने और चीनी सदर को यहाँ पे आना है तो उनको भी ये देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कितनी रहती है। तो ये सारी एश्योरेंसेस स्टेट की हैं, रियासत की हैं, रियासत को फैसला करना है। इमरान खान साहब शायद प्लान यही करेंगे, अभी भी इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो इस्लामाबाद उस वक्त आए जबकि आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो जाए, और उसके बाद वो अपना एक नई जो निगोसिएशंस हैं और आगे जाके जो केयर टेकर सेटअप के अंदर या पार्लियामेंट में वापसी के अंदर या जो एक स्टेक होल्डर के तौर पर उनका इनपुट है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट होगा, उसमें वो इंगेजमेंट करें अपनी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम होगा देखना कि इमरान खान साहब उस तकर्री को कैसे लेते हैं, उससे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट या बाजवा साहब जो कि आउटगोइंग चीफ हैं उनके साथ तो ताल्लुकात उन्होंने ख़राब कर लिए और बहुत ख़राब किए। मौजूदा DGISI के खिलाफ उन्होंने बहुत बयानात दे दिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खुद उनके लिए भी देखना है कि वो अपॉइंटमेंट को अब किस तरह से लेंगे। ये बात तय है कि हुकूमत जिस नतीजे पे पहुंच रही थी वो उस नतीजे पर पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब बरह रास्त तनकीद अब जनरल बाजवा पर भी कर रहे हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान जब से इक़्तिदार से निकले हैं तब से अपनी साबका हुकूमत के सबसे पसंदीदा इदारे और सबसे पसंदीदा शख्सियात उनके निशाने पर हैं। इमरान खान अपनी तमाम नाकामियाँ उनके खाते में डालने लगे हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा से इख्तलाफ की वजह यह है कि वो करप्शन को उतना बुरा नहीं समझते थे जितना मैं समझता था। वो एहतसाब करने के लिए भी तैयार नहीं थे। एक तो एहतसाब करना फ़ौज का काम नहीं है, मगर फिर भी ये बात करने से सिर्फ 2 दिन पहले इमरान खान ने अपने करप्शन के पूरे बयानिए की बुनियाद ही इस्टेब्लिशमेंट को करार दिया था। इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट सुन लो, आपने ही लोगों पर केसेस करवाए, आपने ही बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने ही नवाज शरीफ के करप्शन के बारे में बताया। ये वाज़ेह हो कि JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी चार्जशीट कर रहे हैं। मेरी इस्टेब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। यानी इमरान खान ने 2 दिन पहले खुद ये एतराफ़ किया कि उनका करप्शन का पूरा बयानिया फ़ौज के कहने पर सियासी एजेंडे के तहत बनाया और आगे बढ़ाया गया था।
मगर अगले ही दिन इमरान खान ने बयान दे दिया कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्यों इमरान खान ने इन्हीं जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत में बतौर आर्मी चीफ तौसी दी थी, और क्यों फिर दोबारा रवां साल अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए जनरल बाजवा को एक और तौसी देने को तैयार हो गए थे। इस बात का इंकिशाफ खुद डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और फिर इमरान खान ने इसका एतराफ़ भी किया। ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। मैंने कहा मैं ये सुन ये रहा हूँ कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है या आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर करें तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये ना करना इस वक्त। इस गवर्नमेंट को इस वक्त अगर आपने हटा दिया, ये नहीं संभलेगा पाकिस्तान। सिर्फ यही नहीं, रवां साल अप्रैल में अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी की बात भी इमरान खान ने की थी। यानी इमरान खान जिन जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें खुद एक बार तौसी दे चुके हैं और 2 दफ़ा उनकी मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद तौसी की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, और आज भी उनकी सियासत तैनाती के गिर्द घूम रही है। इसके अलावा इमरान खान की मौजूदा एहतजाजी मुहिम के दौरान ये अफवाहें और ख़बरें भी सामने आई कि इमरान खान दिन में इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं और रात की तारीकी में उनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं। और फिर गुज़िश्ता हफ्ते DG ISI और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद इमरान खान ने भी ऐवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकात की तस्दीक की। इन्हीं जनरल बाजवा से मुलाकात की जो बकौल इमरान खान करप्शन को इतना बुरा नहीं समझते। अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। हमारी मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस डॉक्टर आरिफ अलवी के, वो बीच में थे, और मीटिंग के अंदर एक चीज़ कही गई थी जो मैं पब्लिकली कहता हूं कि इस मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन के कोई दूसरा रास्ता नहीं। और इस मुलाकात से थोड़े दिन पहले इमरान खान ने अपोजिशन लीडर्स की आर्मी चीफ से मुलाकातों की सख्त मुखालफत की थी और मिसाल दी थी कि कभी सुना है कि बरतानिया का आर्मी चीफ अपोजिशन लीडर से मिल रहा हो, उसका तो काम वज़ीर आज़म से होता है। इस सारे मामले में थोड़ा और पीछे जाएं और इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत का जायज़ा लें तो ये पता चलता है कि इमरान खान के नज़दीक उनके बकौल तारीख में जनरल बाजवा से अच्छा कोई आर्मी चीफ नहीं आया। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। इस सबसे वाज़े हो जाता है कि इमरान खान का फ़ौज से गिला उनका इक़्तिदार ना बचाने और मौजूदा हुकूमत को ना हटाने के लिए है, और वो ये काम कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और तैयार हैं। इन्हीं जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए भी तैयार थे और तैयार हैं। इमरान खान ने कल ये भी कहा कि जनरल बाजवा और उनके दरमियान उस्मान बुज़दार पर भी मसला था। जनरल बाजवा चाहते थे कि अलीम खान वज़ीर आला बने, मगर आम बात यह है कि अलीम खान तो वज़ीर आला नहीं बन सके, मगर इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया, जिन्हें वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। परवेज़ इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या जन्म शरफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज़ इलाही एक डाकू है? इमरान खान आज ये कह रहे हैं कि उनके आर्मी चीफ से सिर्फ 2 इख्तलाफात थे, एक एहतसाब में साथ ना देना और दूसरा उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाना। मगर इससे पहले इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद को अपने सियासी मकासद के लिए सर्दियों तक ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे ताकि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से निपट सके। इमरान खान की यह ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी, तो उनके एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफात हो गए थे, ना कि करप्शन पर इख्तलाफ की वजह से। एक और अहम मामला यह है कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो इस्टैब्लिशमेंट से अपने अच्छे ताल्लुकात और नून लीग और पीपल्स पार्टी के इस्टैब्लिशमेंट से तनाव की वजह यह करार देते थे कि ये चोरी करने आते हैं और इस्टैब्लिशमेंट को इनकी चोरी का पता चल जाता है। अहम बात यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितने भी करप्शन केसेस उनके अपने खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ थे वो ख़त्म होते गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अहम बात यह भी है कि इमरान खान के अपने दौर में एक DG ISI ने उनके इंतहाई करीबी अफराद की मुबैना करप्शन का मामला इमरान खान के सामने रखा, तो इमरान खान ने कोई एक्शन लेने के बजाय उस DG ISI को
ओहदे से हटा दिया। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान को करप्शन से कोई मसला नहीं है, बल्कि वो चाहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी के इदारे को इस्तेमाल करके अपोजिशन को कुचला जाए। आम बात यह भी है कि किसी भी जमहूरी लीडर को तो ये इख्तलाफ होना चाहिए कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, एहतसाब में मुदाखलत ना करे, अपने आइनी किरदार से आगे ना बढ़े। उनका तो ये काम नहीं है। मगर इमरान खान एक ऐसे गैर जमहूरी लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं जिनको फ़ौज से ये शिकायत है कि वो सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही है, उनके मुखालिफिन का एहतसाब के नाम पर सफाया क्यों नहीं कर रही है। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान एहतसाब नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि मुल्क के दिफा का अहम तरीन इदारा उनके सियासी मुखालिफिन को कुचलने में गैर आइनी तरीक़े से उनके साथ खड़ा हो जाए। मौजूदा फौजी क़यादत पर भी जमहूरी हलकों की तनकीद उनके गैर जमहूरी इक़दामात की वजह से थी और रही है, और वो बिल्कुल जायज़ थी और है, क्योंकि इमरान खान को न सिर्फ गैर जमहूरी रास्ते से इक़्तिदार में लाया गया, बल्कि उनका इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए भी गैर जमहूरी इक़दामात उठाए गए। ऐसे इक़दामात पर तनकीद होनी भी चाहिए और बिल्कुल जायज़ भी है। मगर फ़ौजी क़यादत पर यह तनकीद करना कि वह अपने आइनी दायरा कार से बाहर निकल कर गैर जमहूरी तरीक़े से मुदाखलत क्यों नहीं करती, ये तो गैर जमहूरी रवैया है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।